हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके कारक ग्रह कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके कारक ग्रह कौन कौन से हैं। पहले तो ये समझाने का प्रयास करूँगा कि कारक ग्रह होते क्या हैं। तो देखिए, कुंडली देखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। पहले तो जिस बात का विचार कर रहे हैं, जैसे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व के बारे में अगर पता लगाना है तो हम किस भाव का अध्ययन करते हैं, किस घर का अध्ययन करते हैं। प्रथम भाव का अध्ययन करते हैं, ये प्रथम भाव है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें इसमें हम क्या देखते हैं, एक तो प्रथम भाव का जो मालिक है, प्रथम भाव में जो राशि है उस राशि का जो मालिक है यानी लग्न को देखते हैं। लग्न के अलावा प्रथम भाव में जो ग्रह बैठा है उसको देखते हैं। उस ग्रह की स्थिति को देखते हैं जो प्रथम भाव में बैठा हो, यानी प्रथम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, या लग्न में जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह की किन किन ग्रहों पर दृष्टि है और किन ग्रहों की युति है, इनके बारे में विचार करते हैं। शरीर के बारे में, स्वयं के बारे में विचार करते वक्त इसी तरह से हम ये देखते हैं कि वह ग्रह यानी लग्न की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है, अच्छे भावों पर पड़ रही है या बुरे भावों पर। 6, 8, 12 में दृष्टि तो नहीं है, 3 से 8, 12 में इत्यादि सभी का विचार किया जाता है। उसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि लग्न कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। यही सब बातें जो है भावों के कारक ग्रहों पर भी की जाती हैं, या यही सब बातें 12 भावों के जो कारक ग्रह हैं उनको भी उन पर भी ये बातें लागू होती हैं। चाहे कोई सा भी भाव हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी भाव हो, उस भाव के कारक ग्रह की भी चर्चा की जाती है। इन सब बातों की चर्चा उसमें भी की जाती है जो मैंने अभी बोली हैं। अब बात करते हैं कौन से भाव का कारक ग्रह कौन सा है। इससे आपको और स्पष्ट होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पहले बात करते हैं प्रथम भाव की, लग्न की। यह लग्न कहलाता है प्रथम भाव। इस भाव के कारक ग्रह हैं सूर्य। अब यदि आपको स्वयं के बारे में जानना हो या जिसकी भी ये कुंडली है उसके बारे में जानना हो, भाव चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर जैसे ये मेष लग्न की कुंडली मानकर चलिए, ये मेष लग्न की कुंडली बना ली। अब अगर किसी जातक के बारे में जानना हो, उसके स्वभाव के बारे में जानना हो, मान लीजिए वो मेष लग्न का जातक है, तो अब मेष लग्न में लग्न कौन बनते हैं, मंगल। क्योंकि मेष लग्न में पहले घर में पहला जो घर है उसमें 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, पहली राशि होती है मेष। मेष का स्वामी होता है मंगल, इसलिए लग्न मंगल हुए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये लग्न पहला जो भाव है उसके कारक ग्रह होते हैं सूर्य। अब यहाँ पर लग्न यानी मंगल की स्थिति को तो देखना ही है कि वो योग कारक हैं, मारक हैं, कैसी स्थिति है। 6, 8, 12 में दृष्टि तो नहीं है, या शुभ ग्रह से युति या दृष्टि है कि नहीं है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है, इत्यादि बातों का विचार मंगल के संदर्भ में तो करना ही है। उसके साथ साथ में आपको सूर्य की स्थिति को भी
इन संदर्भों में देखना है कि कहीं सूर्य छठे 8वें 12वें भाव में तो नहीं है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है। इत्यादि बातों का विचार सूर्य पर भी करना है मंगल के साथ साथ। यानी मंगल की स्थिति के साथ साथ आपको सूर्य की स्थिति को भी देखना है स्वयं के बारे में, या कि जिस जातक की ये कुंडली है उसके बारे में भी आपको लग्न से यानी मंगल के साथ साथ सूर्य की स्थिति को भी देखना है। उससे सटीक परिणाम या और अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। आगे बात करते हैं द्वितीय भाव की, दूसरे भाव की। अब दूसरे भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वह होते हैं बृहस्पति। तो अब यहाँ पर मेष लग्न के कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। 2 नंबर की गिनती लिखी होती है। दूसरी राशि होती है वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो द्वितीय शुक्र। तो यहाँ पर आपको शुक्र की स्थिति के साथ साथ गुरु की स्थिति को भी देखना है। यदि आपको वाणी कुटुंब और द्वितीय भाव वाणी कुटुंब इत्यादि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करनी हो तो धन वाणी कुटुंब इत्यादि के बारे में, क्योंकि द्वितीय भाव से इन सब का विचार किया जाता है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव के कारक ग्रह होते हैं मंगल और राहु। राहु यहाँ का कारक ग्रह होता है। तृतीय भाव में राहु हमेशा शुभ परिणाम देता है, बशर्ते वह अपनी नीच राशि में ना हो तो इस प्रकार से आपको तृतीय भाव का अध्ययन करते समय तृतीय भाव के मालिक को तो देखना ही है, साथ में राहु और मंगल की स्थिति को भी देखना है। और गहन अध्ययन के लिए कि राहु और मंगल की क्या स्थिति है कुंडली में, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। आगे चलते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है शुक्र और चंद्रमा। अब चतुर्थ भाव का गहन अध्ययन करने के लिए आपको चतुर्थ की स्थिति तो देखना ही है। यानी चतुर्थ शुभ स्थिति में है कि नहीं, वह पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है, या शुभ स्थिति में है 6, 8, 12 में तो नहीं है। इत्यादि सब बातों का विचार तो करना ही है। और यही सब बातें जो हैं शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी है। इन पर भी इन बातों का विचार करना है, इन सभी बातों का। यानी चतुर्थ से शुभ स्थिति में होने के साथ साथ शुक्र और मंगल का भी शुभ स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक है चतुर्थ भाव के अध्ययन के लिए, या इसके 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए। चतुर्थ यानी भाव के स्वामी के साथ साथ शुक्र और चंद्रमा का मजबूत होना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी आपको जैसे यहाँ पर भूमि, वाहन, माता आदि का विचार किया जाता है चतुर्थ भाव से, तो मान लीजिए आपको माता का विचार करना है तो माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसे तबीयत रहेगी, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह को तो देखना ही है, साथ में चंद्रमा की स्थिति को भी देखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से अगर आप चतुर्थ भाव से भौतिक सुख सुविधाओं का विचार कर रहे हैं कि मकान कब बनेगा, गाड़ी कब मिलेगी इत्यादि का विचार कर रहे हैं, तो आपको चतुर्थ भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी के साथ साथ शुक्र की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक होगा। यानी शुक्र किस स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रहों से युक्त है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है, इत्यादि का विचार करना होगा। उसकी डिग्री कितनी है, शुक्र की डिग्री कितनी है, या चतुर्थ की डिग्री शून्य तो नहीं है, इत्यादि का विचार करना आवश्यक है। आगे बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है और यह शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का भाव है। संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो इसके कारक ग्रह हैं पंचम भाव के गुरु यानी बृहस्पति। तो
आपको संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में या बुद्धि के बारे में, अपनी इंटेलिजेंसी के बारे में पता करना है तो आपको पंचमेश की स्थिति के साथ साथ बृहस्पति का भी अध्ययन करना होगा। मान लीजिए पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन बृहस्पति की स्थिति पता लगा कि कमजोर है, यानी वह सूर्य से अस्त है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रहों से युक्त है, तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे जितना आपको मिलना चाहिए। यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि इस घर से संबंधित आपको 100% परिणाम 100% परिणाम नहीं मिलेंगे। 100% की जगह आपको 60-70% ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए कहा गया है कि पंचमेश के साथ साथ पंचमेश की यदि शुभ स्थिति हो तो उसके साथ साथ गुरु की भी शुभ स्थिति होनी आवश्यक है, तभी पूर्ण परिणाम मिलेगा पंचमेश से संबंधित। आगे बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन उसके साथ साथ इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, जैसे यह कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव है। इनको क्वालिफाई करके ही हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह घर भी इम्पोर्टेंट माना गया है, छठा घर भी। तो छठा घर के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि। शनि ना हमको एक तरफ जो है नौकरी दिलाता है, यानी से यूँ कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो तो यह हमें विजयी बनाता है, यानी अर्थात यूँ कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करवाता है। यदि मंगल और शनि की स्थिति अच्छी हो तो शनि कहीं 6-8-12 में तो नहीं है, या मंगल की बुरी स्थिति तो नहीं है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, इत्यादि देखना होता है। अगर दोनों की स्थिति अच्छी हो और साथ के साथ में छठे भाव में जो राशि हो उस राशि के स्वामी यानी षष्ठे की स्थिति भी अच्छी हो तो इस संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में ऐसे भाव से संबंधित अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि तीनों में से कोई एक भी खराब स्थिति में हो तो यह परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और यदि अन्य जैसे कारक ग्रह जो हैं मजबूत स्थिति में हो लेकिन षष्ठ किया जिस भाव का वो मालिक है यानी भावेश की स्थिति कमज़ोर हो तो कारक ग्रह उनकी स्थिति को संभाल लेता है। यानी कह सकते हैं कि भावेश और कारक ग्रह दोनों में से किसी एक की स्थिति का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही कमज़ोर हों तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो छठे भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि। आगे बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र। शुक्र सबसे सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे लाइफ पार्टनर का जीवन साथी का भाव है, जिसके बिना जीवन अधूरा है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये केंद्र का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको सप्तमेश के साथ साथ शुक्र की भी स्थिति को देखना होगा। यदि मजबूत स्थिति में है और सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में हो तब तो सोने पे सुहागा। और यदि दोनों में से कोई भी एक कमज़ोर स्थिति में हो तो भी मैनेज कर लेते हैं, दोनों संभाल लेते हैं, परंतु दोनों कमज़ोर नहीं होना चाहिए। शुक्र छठे 8वें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। शुक्र की अशुभ स्थिति नहीं होनी चाहिए और सप्तमेश की भी अशुभ स्थिति नहीं होनी चाहिए, तब वैवाहिक जीवन सफल होता है, पूर्णतः सफल होता है। आगे बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव को भी अच्छा घर नहीं माना जाता है।
यह गंभीर बीमारियों का रुकावटों का भाव कहलाता है। फिर भी इसका एक सकारात्मक पॉइंट भी है। यह सोच का भाव है, आयु का भाव है। आयु का भाव है यानी हमारी उम्र को अच्छी करता है, बढ़ाता है। सोच करना भी अच्छी बात है, यह भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर आयु को देखने के लिए अष्टम भाव के स्वामी के साथ साथ शनि की भी स्थिति को देखना होता है। शनि की स्थिति क्या है? अगर शनि की स्थिति और अष्टमेश की स्थिति दोनों बहुत अच्छी हों तो जातक जो है दीर्घायु होता है, दीर्घायु होता है। आगे बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव जो है भाग्य का भाव कहलाता है, पिता का भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है। और नवम भाव के कारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य पिता का कारक है, गुरु धर्म का कारक ग्रह है, दोनों इस भाव के कारक हैं। और ये जो है नवम भाव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को भी बतलाता है। यानी इस पूर्व जन्म के कर्मों में या पूर्व जन्म में आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, अच्छे कर्म, जिसका पुण्य फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, उन सब का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। दूसरी बात, ये त्रिकोण का घर है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो और गुरु की स्थिति भी अच्छी हो तो इस भाव से संबंधित, और भावेश की स्थिति भी अच्छी हो यानी नवमेश की स्थिति भी अच्छी हो तो इस भाव से संबंधित 100% सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, बुध और शनि। देखिए, अब शनि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 10 नंबर की गिनती लिखी होती है। 10वें भाव में 10वीं राशि होती है मकर, मकर का स्वामी होता है शनि। तो शनि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव का कारक ग्रह, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में आता है कारक ग्रह होने से। एक तो ये कारक ग्रह है और दूसरा कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अपनी ही राशि में यानी स्व राशि में होता है। और ये प्रोफेशन का घर है। शनि, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, छठे भाव में ये नौकरी दिलाता है, सेटल करता है और प्रेरित करता है कंपटीशन टेस्ट देने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रेरित करता है। उसकी प्रेरणा से हमें यहाँ पर दसम भाव में यानी सरकारी नौकरी मिलती है। दसम भाव देखो सरकारी नौकरी का कारक है, इसलिए ये दसम भाव इसकी प्रेरणा से ही सरकारी नौकरी मिलती है, शनि की प्रेरणा से ही, और मंगल विजयी दिलाता है। तो इस प्रकार से शनि इस घर का कारक ग्रह हुआ अपनी राशि में होने से, और शनि सरकारी नौकरी में भी सफलता दिलाता है। उसके अलावा व्यापार में, बिजनेस में या व्यापार में वाणी की अत्यंत आवश्यकता होती है। आप कितने वाक्पटु हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो उसके लिए बुध का स्ट्रांग होना प्रबल आवश्यक है। गुरु जो है ज्ञान का कारक ग्रह है। अगर आपने इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तो आप अच्छे प्रकार से बिजनेस या व्यवसाय को संभालने में सक्षम होंगे। इस प्रकार से बुध, गुरु और शुक्र बुध, गुरु और शनि, इन तीनों ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दसम भाव में। और ये तीनों ग्रह इस दसम भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यदि दसम भाव को और अच्छी प्रकार से
सटीक विश्लेषण करना हो, दसम भाव का सटीक विश्लेषण करना हो तो दशमेश के साथ साथ शनि, गुरु और बुध की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। ये चारों अगर शुभ स्थिति में होंगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में 100% सफल होंगे। आगे बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव के कारक ग्रह हैं गुरु। 11वें भाव के कारक ग्रह गुरु हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु कितने भावों के कारक ग्रह हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनमें से 5 भावों के कारक ग्रह हैं गुरु। इसलिए गुरु का कुंडली में प्रबल होना बहुत आवश्यक है। यदि अकेला गुरु भी कुंडली में मजबूत होगा तो यह बाकी ग्रहों की स्थिति को भी संभाल लेगा। इसलिए गुरु का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। अगर गुरु कमजोर हो कुंडली में तो इनके उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु कमजोर हो तो समझिए पूरी कुंडली ही कमजोर है। इसलिए गुरु का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। 11वें भाव के कारक ग्रह हैं गुरु। 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का घर कहलाता है और ये लाभ का घर कहलाता है। लाभ का मतलब सिर्फ धन लाभ ही नहीं, किसी भी चीज़ से लाभ जो अच्छा लगता है उसका लाभ 11वें भाव से हमको देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति जैसे संतान की प्राप्ति, भवन निर्माण, घर बनाना, ये सब इन घर की प्राप्ति होना, वाहन की प्राप्ति होना, जीवन साथी की प्राप्ति होना या कुछ भी नया होना। जैसे संतान की प्राप्ति होती है तो नया मेहमान आता है, उसी तरह से जीवन साथी की प्राप्ति होती है तो मेंबर बढ़ता है। किसी भी चीज़ घर भवन निर्माण हुआ तो वो भी एक तरह से प्राप्ति हुई। इसी तरह से किसी भी प्रकार की प्राप्ति या उपलब्धि जिसको बोलते हैं वह सब 11वें भाव से देखी जाती है। इच्छा पूर्ति जिसको हम कहें वो 11वें भाव से देखी जाती है। तो इन सब का विचार करने के लिए 11वें भाव के मालिक के साथ साथ गुरु की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। गुरु ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। यह जो है शुभ ग्रह आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए भी इसको शुभ माना गया है। आगे बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव को भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। यह जो है व्यय का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चे करवाता है। अब 12वें भाव के कारक ग्रह हैं शनि। शनि जो है खर्चे बहुत करवाता है, धीमी गति से कार्य करवाता है। इसके कारक ग्रह शनि है तो 12वें भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी के अध्ययन के साथ साथ शनि की स्थिति को भी देखना परम आवश्यक है कि 12वें भाव के अच्छे परिणाम मिलेंगे या नहीं, जैसे वो विदेश में सेटल होगा जातक या नहीं, या जो भी इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके अलावा केतु का भी, केतु जैसे ये 12वां भाव मोक्ष का भाव भी कहलाता है और केतु 12वें भाव के भी कारक ग्रह हैं। केतु मोक्ष का कारक है, इसलिए 12वें भाव का कारक है। तो 12वें भाव के कारक ग्रह हुए केतु और शुक्र। इस प्रकार से प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं सूर्य, द्वितीय भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, तृतीय भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और राहु, और चतुर्थ भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र और चंद्र। पंचम भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, छठे भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि, सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं शुक्र, अष्टम भाव के कारक ग्रह हैं शनि, नवम भाव के कारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, दसम भाव के कारक ग्रह हैं बुध, गुरु और शनि, और एकादश भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति या गुरु, और द्वादश भाव के कारक ग्रह हैं केतु और शनि। तो
आज मैंने आपको भावों के कारक ग्रह के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की है कि इनका अध्ययन किस तरह से किया जाता है, क्यों हमारी कुंडली में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या अगर कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं, उस पर बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।